हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर टॉपिक बाउंड्री कंडीशन फॉर ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी। अब सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन ही क्या होती हैं। क्या बोला है कि अगर कोई एक फील्ड है, ठीक है, हमने बात कर दी, मान ली किसी एक फील्ड की, यहाँ पर इसे मैंने मान लिया कि ये हमारे पास कोई एक फील्ड है और इस फील्ड में क्या किया कि ये फील्ड बना है दो अलग अलग मीडिया से, एक मीडियम 1 एंड दूसरा है सेकंड। और इस मीडियम में क्या किया कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन लगा दी, हमें एक ऐसी कंडीशन दे दी जो क्या कर रहा है कि ये जो फील्ड है और इसको इंटरफेस मीडिया को सेपरेट कर रहा है, यानी कि फील्ड लाइन इस मीडियम को इस एक पूरे सरफेस को सेपरेट कर रही है। तो वहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो बाउंड्री कंडीशन की वजह से होगा, यानी कि हमें फील्ड की वैल्यूज़ का पता चलेगा कि मीडिया 1 में फील्ड की वैल्यू क्या होगी एंड मीडिया सेकंड में फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली कि फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडिया, इन 2 मीडिया से मिला है जो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इंटरफेस क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है इन मीडियम की वजह से, और यहाँ पर हमारी बाउंड्री की कंडीशन लगी। अब अगर इस फील्ड में मैं कहूँ कि ये कोई एक लूप थी, इसको मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप मान लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको डिवाइड कर रही थी, तो दोनों में फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो एज यू रिमेंबर कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या लिया, हमारे पास एक इंटरफेस है, ये हमें इंटरफेस दे दिया, 2 मीडिया दे दिए 1 एंड 2। हमने क्या किया कि यहाँ पर इसे एक रेक्टेंगल लूप को जोड़कर इस लूप को जोड़कर एक रेक्टेंगल बना लिया और उस रेक्टेंगल को मैंने नाम दे दिया कि ABCD, ये कोई हमारे पास रेक्टेंगल है और बाउंडिंग है ये किसी एक सरफेस के, जिसको नाम दे दिया कि ये एक सरफेस है हमारे पास S, एंड इसमें क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो इस तरह से मूव कर रहा है। दिस इज़ द हमारे पास क्या हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गई, एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल लूप, जिसको हमने x का नाम दिया है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इस रेक्टेंगल लूप को हमने बोल दिया कि हमने कंस्ट्रक्ट की रेक्टेंगल लूप जो है हमारे पास ABCD, ठीक है, जो क्या थी, एक सरफेस से बाउंड कर रही थी, जिसका हमने नाम दे दिया S का, कि S इज़ द बाउंडिंग सरफेस। अब हम क्या करें, मान लिया दिस इज़ आवर इक्वेशन 1, तो हम इस इक्वेशन को सरफेस के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए क्या है, अलोंग सरफेस S कर्ल ऑफ अ फील्ड इनटू DS इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, एंड ये है हमारे पास DS फॉर वेक्टर फील्ड। अभी क्या करें, हम वेक्टर को हटा लेते हैं, कर्ल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होगा, यूनिट वेक्टर टू सरफेस, चेंज इन सरफेस, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी एन इनटू DS, ठीक है। अब क्या देखते हैं, दिस इज़ आवर इक्वेशन सेकंड, कि ये जो हमारी रेक्टेंगल लूप थी, ठीक है, एक टाइम पे तो हम इसे बोल सकते हैं ना कि दैट इज़ A टू अप टू, कि ये हमारी बनी होगी कुछ इस तरह से ABCD, यानी कि ये लूप थी, और जैसे ही हम इसको एक रेक्टेंगल की शेप दे रहे हैं, ये हो गई ABC एंड D, यानी कि इसके जब हमने चारों फेसेस को जोड़ दिया। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो सरफेस था,
वो सरफेस किससे बना, किसी एक लाइन से मिलकर बना। यानी कि यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं स्टोक्स थ्योरम का। एंड स्टोक्स थ्योरम हमारे लिए क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल होगा। यानी कि कन्वर्टिंग, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्टिंग सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पर कि कर्ल ऑफ ए फील्ड जो होगा, ये होगा कर्ल ऑफ ए फील्ड, ठीक है, अलोंग सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन के ई इंटू डी एल, हमारे पास लाइन की कंडीशन होगी। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या होगा कि ए बी सी डी जो हमारे पास लूप थी इन लाइन डी एल इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और सरफेस के लिए है, यहाँ पर वैल्यू रखी, एंड यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस होगा। अब ये देखिए कि हमें क्या करना है, इस कंप्लीट सरफेस को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ए बी सी डी को हम डिवाइड करेंगे, वो होगी ए बी, ठीक है, फिर वो क्या होगी बी सी सी डी एंड ए डी। तो कुछ इस तरह से लिख लिया जाए इसको, ई इंटू डी एल फॉर ए बी रीजन, प्लस फिर क्या होगा ई इंटू डी एल। मैं पहले इन दोनों को सिर्फ सामने वाले फेसेस को लिखती हूँ, ये होगा सी डी, प्लस फिर होगा ई इंटू डी एल, वो होगा बी सी के लिए लिख लिया, एंड प्लस ये होगा ई इंटू डी एल, ये होगा हमारे पास ए डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी एंड यूनिट वेक्टर इंटू डी एस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी सी एंड ए डी, मीन्स ये है हमारे पास हाइट का कंट्रीब्यूशन, कि हाइट की वजह से ही तो ए बी एंड ए डी हमारे पास आए हैं। तो अब हम क्या करें कि ये जो कंट्रीब्यूशन था, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो हाइट थी डेल एच थी, अगर वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, कि मैंने कहा हाइट तो यहाँ पर थी नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, ये ए बी होगा, एंड हाइट अगर ज़ीरो होगी तो यहीं पर क्या होगा, डी सी भी लाई करेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड था, यानी कि जो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी था, वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट, उसकी एक कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी कि कांस्टेंट अगर वैल्यू हुई तो डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो राइट हैंड साइड हो गई ज़ीरो, और ये ड्यू टू हाइट के कॉन्सेप्ट से, जहाँ पर हाइट अप्रोच कर गई ज़ीरो को, तो ये भी ज़ीरो होंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग कॉन्सेप्ट क्या बचा, वो होगा ई इंटू डी एल ए बी प्लस ई इंटू डी एल सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन सोल्व करो तो ई वन ये हो गया ए बी, प्लस क्या होगा ई टू इंटू क्या है सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो, बोथ आर इन कंडीशन ऑफ वेक्टर। तो अभी देखिए ये क्या है, ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी डी। ये क्या है, ये इनका मिरर फेस है, ए बी से देखो तो ये क्या है, सी डी, ये मिरर फेस को शो कर रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ ए बी। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, ई वन इंटू ए बी माइनस ई टू इंटू ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखिए, इसको हम और सोल्व करके अगर लिखें तो ये क्या होगा हमारे लिए कि ई
1 फॉर, मैं अगर इसे कोई भी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि ये हमें टेंजेंट शो कर रही है, यानी कि एक लाइन की बात कर रहे थे, टेंजेंट की बात कर रहे थे, तो हम ए बी की बजाय वैल्यू रख देते हैं। ए बी को हमने मान लिया टी और ये भी क्या होगा टी। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टेंजेंट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टेंजेंट 2 दैट रिप्रेजेंट द टेंजेंशियल कंपोनेंट। यानी कि इस इक्वेशन ने क्या शो किया, इस इक्वेशन ने सॉरी E1 टी एंड E2 टी ने क्या शो किया, ये है हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू मीडिया। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे जितने भी हमारे इंटरफेस होंगे। तो दैट इज़ द बाउंड्री कंडीशन फॉर ई।